हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 13 के अनुसार अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल को वोलेट करता है तो वह लॉ वॉइड होगा। तो आज की वीडियो में आर्टिकल 13 से सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 13 की एक जनरल रीडिंग करते हैं। आर्टिकल 13(1) क्लोज कहता है कि जितने भी लॉ फोर्स में हैं इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले और वो फंडामेंटल के साथ इनकंसिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो वो सारे वॉइड हो जाएंगे। और क्लोज 2 कहता है, क्लोज 2 स्टेट को प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावेंश करता हो। अगर वो ऐसा करता है तो वो लॉ सारे वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। क्लोज 3 में लॉ बताया गया है कि लॉ क्या है। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनरी ऑर्डर, बाय लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यूसेज, कस्टम, टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स। लॉ इन फोर्स की बात करता है। और जो क्लोज 4 है, नथिंग इन दिस सेक्शन नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of the constitution made under article 368। जो 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट करेगी पार्लियामेंट, उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये आर्टिकल, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए आर्टिकल 13 को अब थोड़ा डीप समझते हैं। ये जो आर्टिकल 13 का 1 और 2 क्लोज बात करते हैं। 1 करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में और सेकंड करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात। चलिए देखते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज हैं जो फोर्स में है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने हैं और आज भी फोर्स में है इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जैसे इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे और आज भी फोर्स में हैं। आर्टिकल 372 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वैलिडिटी टू ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को। तो जितने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं आर्टिकल 372 उन्हें वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एज पर द आर्टिकल 1, all pre-constitutional laws was infringe any fundamental right shall be void। तो जो भी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे सारे, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और एक चीज और नोटिस करने वाली है, आर्टिकल 13(1) क्लोज हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट हैज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो होते हैं जो जिस दिन लॉ बना है तो उससे पहले के जो जितने भी केसेस हैं उन पे भी इफेक्ट होता है, तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सिर्फ वो होता है आज से लॉ बना है तो लॉ बनने के बाद जो भी केसेस होंगे वो उन पे इफेक्ट करेगा। तो जो आर्टिकल 1 क्लोज कहता है 13 का, वो ये कहता है कि इसका नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। मतलब कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है ना वो वॉइड है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वॉइड है, वो पहले से वॉइड एब इनिशियो नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे वो वैलिड थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फंडामेंटल राइट बनने के बाद वो वॉइड हुए हैं। तो एक केस है इन केस ऑफ माधव मेनन वैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है ए पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड फॉर ऑल ऑफेंस कमिटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स अंडर सच लॉज। इट इज क्लियरली लेड डाउन द प्रोस्पेक्टिव एंड वॉइड एंड नॉट वॉइड ऑफ इनिशियो। तो इस केस में कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऑफेंस कमिट करता है तो वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है ऐसे ऑफेंस के लिए जो बाद में वॉइड हो गया हो, जो कंटरवेंशन, लेकिन वो पहले वॉइड नहीं था, वो पहले वैलिड था। तो जितने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है ना वो वॉइड होंगे, ना कि वॉइड अब इनिशियो। शुरुआत से कहते वॉइड नहीं थे, वो पहले वैलिड थे। चलिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को देखते हैं। ये क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पार्लियामेंट ने बनाए हो, लेजिस्लेचर ने बनाया हो, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने, तो वो होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। नाम से ये पता पड़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी लॉ बने हैं वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। आर्टिकल 13(2) क्लोज, आर्टिकल 13 का क्लोज 2 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं करेगा जो फंडामेंटल राइट को
कंट्रावेंट करता हो, वोलेट करता हो, अगर वो करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो वॉइड ऑफ इनिशियो हैं, क्योंकि वो जैसे ही बने तभी उसमें जुडिशियल रिव्यू हो गया और उसे तुरंत ही वॉइड कर दिया जाता है, तो वो शुरुआत से ही वॉइड होंगे कानून जो बनेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो समझ में आ गया होगा। इसके साथ दो डॉक्ट्रिन देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू सेपरेट, किसी चीज को सेपरेट करना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है जब किसी भी स्टैट्यूट का कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के और बाकी का रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट ठीक है, तो कोर्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑफेंडिंग प्रोविजन को ही वॉइड डिक्लेयर करेगी, पूरे स्टैट्यूट को नहीं। मतलब कि कोई लॉ बना है और उस लॉ के एक दो प्रोविजन ही फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो जब जुडिशरी रिव्यू करेगी उसका, तो फिर जो जो पोर्शन उसके वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उसे हटा देगी, बाकी का रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट वैलिड रहेगा। यही बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, हालांकि इसका एक एग्जेप्शन है कि इन केस अगर वैलिड पोर्शन, अगर जो वैलिड पोर्शन है वो क्लोज है, काफी क्लोजली मिक्स्ड है इनवैलिड पोर्शन के, और इनवैलिड पोर्शन को स्ट्रक डाउन करने से, अगर इनवैलिड पोर्शन को स्ट्रक डाउन करने से जो बाकी का स्टैट्यूट है वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो स्टैंड ही नहीं कर पाता अपने पैरों पे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में तो होल ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब जो पूरा स्टैट्यूट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड। सिंपल सी, अगर कोई लॉ बना है और उसमें से कहते हैं जो पोर्शन है इनवैलिड पोर्शन वो हटा दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के हिसाब से, और उसके बाद जो बाकी का प्रोविजन है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, बेसिक चीज ही नहीं है उसमें, तो वो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा का पूरा स्टैट्यूट और लॉस पूरा ही वॉइड हो जाएगा। ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब चलिए देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड, मतलब छुपाना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब है ऐसे लोग जो फंडामेंटल राइट को कंट्रावेंश करते हों तो वह वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं है, वह ओवरशैडो हो जाते हैं बाय द फंडामेंटल राइट। मतलब वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं होते, वो छुप जाते हैं बाय द फंडामेंटल राइट से और रिमेन रहते हैं इन मोर्बिड कंडीशन एंड अनइनफोर्सिएबल। बस वो फोर्सिएबल नहीं होते, अनइनफोर्सिएबल हो जाते हैं। इट इज टोटली वाइप्ड आउट, मतलब वो पूरी तरीके से स्टैट्यूट बुक से नहीं हटाए जाते। दे आर वैलिड रहते हैं, ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन, जितने भी पास्ट में ट्रांजेक्शन हुई है उन लोगों के हिसाब से वो उनके लिए वैलिड रहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दे आल्सो रिमेन वैलिड फॉर द डिटरमाइनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन हु हैज नॉट गिवन फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उनके लिए वैलिड रहते हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए। अब कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को ही दिए गए हैं, जो सिटीजन के अलावा जो पर्सन है उन्हें फंडामेंटल राइट है तो उनके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं ऐसे लोग, तो इसलिए वर्ड में ही होते हैं, वर्ड एब इनिशियो, ये सिर्फ छुप जाते हैं, जैसे ही इनकी जरूरत पड़ती है तो ये नजर आ जाते हैं। डॉक्टर इतने बात करता है, एक केस से समझेंगे। इन भीकाजी वैसी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में इस डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट हेल्ड दैट अंडर दिस डॉक्ट्रिन लॉ इज ओवरशैडो बाय द फंडामेंटल राइट, ये ओवरशैडो है फंडामेंटल राइट्स के बाद, एंड रिमेन रहेंगे डोरमेंट पोजीशन में, और ये बिकम इन्फोर्सेबल हो जाएंगे जैसे ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या वो होता है और वो रिमूव कर देता है, मतलब अमेंडिंग प्रोविजन से रिमूव हो जाती है वो सिचुएशन कि अब वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा, तो वो इलिक्ट हटते ही वो रिमूव होते ही वो ऑपरेट में आ जाते हैं। मतलब कि सीधा सीधा मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ये ओवरशैडो रहेंगे, छुपे रहेंगे, जैसे ही बाद में कोई पार्लियामेंट अमेंड करती है और जब वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करता तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएंगे। एक केस है सागिर अहमद वैसे स्टेट ऑफ यूपी, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज ओनली एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नॉट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो ये एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में ही बात करता है, उस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो तुरंत ही वॉइड हो जाते हैं, वो लोग बनते ही नहीं जब उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके साथ ही हम आर्टिकल डी जो 1 क्लोज है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता था, ये सेकंड की बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की।
इसमें लो। तो अब ये समझते हैं कि आर्टिकल 3, ये जो क्लोज 3 और 4 है, ये जो अमेंडमेंट पावर है वो क्या है और लॉज क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक था। और कहते हैं इसे हम एक हायरार्की से समझेंगे, मतलब कि क्रोनोलॉजी में समझेंगे। तो सबसे पहले केस आता है शंकरी प्रसाद वैसी यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को ही चैलेंज किया जाता है, जो कर्टेल करता है फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि आप कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल को वोलेट करे, और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वही चैलेंज में आ जाता है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को ही कर्टेल करता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाता है, जबकि आर्टिकल 13 मना करता है। तो इस केस में कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट हेल्ड करती है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स कंटेन इन आर्टिकल 368। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है अमेंड करने की फंडामेंटल राइट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, जो आर्टिकल 368 में दी गई है। और ये जो वर्ड है लो, जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है आर्टिकल 13 में, जो वर्ड है लो, वो सिर्फ ऑर्डिनेंस लो की, ऑर्डिनरी लो की बात करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो शंकरी प्रसाद के इसमें यही कहती है कोर्ट कि जो वर्ड है लो वो सिर्फ इंक्लूड करता है ऑर्डिनरी लो को, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इसलिए जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लो ही नहीं है तो वो आर्टिकल 13 को वायलेट करता नहीं। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था फर्स्ट, वो वैलिड माना जाता है और फंडामेंट को आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके 16 साल बाद ही एक लैंडमार्क जजमेंट आती है गोलकनाथ वैसे स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है ये। इस केस में कोर्ट क्या करती है, ओवर रूल्ड कर देती है शंकरी प्रसाद वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के केस को। और गोलकनाथ को इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। और कोर्ट ऑब्जर्व करती है जो अमेंडमेंट है, जो कोर्ट पार्लियामेंट अमेंड करती है, वो लो होगा विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 2 में। तो जो अमेंडमेंट को वो लो मानती है और वो कोई भी ऐसा लो पास नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या फंडामेंटल राइट को अमेंड करे। और इसलिए अगर ये वायलेट करता है किसी फंडामेंटल राइट को तो वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। कोर्ट आगे ये हेल्ड करती है जो आर्टिकल 368 है वो ओनली बात डील करता है प्रोसीजर के बारे में, कि आप किस प्रोसीजर से फंडामेंटल राइट को अमेंड करेंगे, ना कि पावर के बारे में। तो ये जो वर्ड है इसे वो हाईलाइट करती है इस केस में। तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पे है ही नहीं पार्लियामेंट को, फंडामेंटल को। तो इस केस से क्या होता है कि पार्लियामेंट से पूरी पावर छिन जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। अब इसके जवाब में पार्लियामेंट भी शांत तो बैठने नहीं वाली थी, तो इसकी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उस टाइम पीएम रहती है इंदिरा गांधी जी। तो इसे नलीफाई करने के लिए तो पार्लियामेंट शांत कुछ ना कुछ करेगी और शांत बैठेगी। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हो आता है कि जो टर्म है पावर उसे ऐड किया जाता है, क्योंकि वो कहती है ना कि प्रोसीजर की बात करता है, पावर नहीं देता 368 आर्टिकल में। तो वो 368 आर्टिकल में पावर वर्ड को यूज करती है, इसे ऐड करती है। इसी के साथ 368 में क्लोज ऐड करती है 4। मतलब कि उसमें ये कहते हैं कि 368 में होने वाला अमेंडमेंट आर्टिकल 13 को इम्पैक्ट नहीं करेगा। और आर्टिकल 13 क्लोज 4 में क्लोज ऐड करती है 4। यही वाला जी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये वाला नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया जाता है कि जो आर्टिकल 368 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे वो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। तो इस अमेंडमेंट में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 को सेपरेट कर देती है ताकि ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट ना करें। और एक कंपलसरी करती है प्रेसिडेंट के लिए कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा तो उसे अपनी असेंट देनी पड़ेगी कंपलसरी। पहले ये डिस्क्रेशनरी होती थी प्रेसिडेंट के पास, लेकिन फिर उसके बाद ये कंपलसरी कर दी, तो प्रेसिडेंट से भी डिस्क्रेशनरी पावर छीन ली गई। तो इस अमेंडमेंट के बाद ये जो जजमेंट थी वो पूरी तरीके से नलीफाई हो गई, इसका कोई अब मतलब नहीं रहा। लेकिन फिर उसके बाद आती है केशव नंदा भारती केस, स्टेट ऑफ केरला। इसमें काफी सारे इशू उठाए गए, उसी के साथ ये वैलिडिटी भी उठाई गई इनकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और साथ ही साथ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। केशव नंदा भारती की जो केस है
वो ओवर रूल्ड कर देती है गोलकनाथ केस को, और ये कहती है कि जो 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये वैलिड है, और पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की। लेकिन एक चीज ध्यान में रखते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो पावर ऑफ अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो पार्लियामेंट के पास, वो इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करेगी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही तहस नहस कर दे, उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ये कहती है केशव नंदा भारती केस में। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं वो कुछ इलस्ट्रेटिव देती है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट, और सेकुलर करेक्टर, और सेपरेशन ऑफ पावर। इस तरह की वो लिस्ट देती है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट। वो कहती है कि ये केस टू केस डिसाइड होगा, आगे भी इसमें लिस्ट जुड़ते जाएगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। अब इसको भी नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है, जिसमें वो 368 में 2 क्लॉज जोड़ती है, 4 एंड 5th, और ये कहती है कि जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वो चैलेंज नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद ये केस आता है, उसमें चैलेंज होते हैं, और वो कहते हैं स्ट्रक डाउन कर देती है दोनों क्लोज को मिनरेवा मिल्स वैसे यूनियन ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जो भी अगर अमेंडमेंट करेंगी वो कोर्ट के लिए ओपन है कि वो उस पर रिव्यू कर सके। आई होप गाइज आपको आर्टिकल 13 पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसको डीपली जाके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आपको पता पड़ गया होगा, दोनों डॉक्ट्रिन आपको पता पड़ गए होंगे, और कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को कि नहीं कर सकती वो भी आपको समझ में आ गया। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।